हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रोकड़ बही यानी कि कैश बुक। अकाउंटिंग में कैश बुक को मिनी कैश अकाउंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे कैश और बैंक रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम रोकड़ बही यानी कि कैश बुक का मीनिंग, टाइप्स, फॉर्मेट और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोकड़ बही यानी कि कैश बुक के मीनिंग के साथ रोकड़ बही क्या होता है। रोकड़ बही से आशय व्यापार में रखी जाने वाली उस प्रमुख बही से है जिसमें प्रतिदिन होने वाले नकद व्यवहारों को लिखा जाता है। अर्थात इस बही में ऐसे व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका संबंध मुद्रा प्राप्त करने और मुद्रा को भुगतान करने से होता है। तो कैश बुक बिज़नेस का वो इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें हम बिज़नेस में डेली होने वाले बिज़नेस ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और ये कैश ट्रांजैक्शन कैश रिसिप्ट भी होते हैं और कैश पेमेंट भी होते हैं। देखते हैं रोकड़ बही कैश बुक कितने टाइप के होते हैं। रोकड़ बही 4 टाइप के होते हैं। पहला है साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक। दूसरा है द्विस्तंभीय रोकड़ बही, डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, 3 कॉलमनर कैश बुक। चौथा है लघु रोकड़ बही, पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले हम साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो साधारण रोकड़ बही में रोकड़ खाते की तरह ही 2 साइड होते हैं, एक साइड डेबिट साइड और दूसरा साइड क्रेडिट साइड। देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, कितने कॉलम होते हैं इसमें। तो इसमें टोटल 10 कॉलम्स होते हैं, 10 कॉलम होते हैं। 5 डेबिट साइड पे और 5 क्रेडिट साइड पे। 5 में फर्स्ट है दिनांक, सेकंड विवरण, तीसरा प्रमाणक संख्या जिसे वाउचर नंबर बोलते हैं, चौथा खाता पृष्ठ जिसे लेजर फोलियो कहते हैं, 5वां अमाउंट। और ये सारे कॉलम रिपीट होंगे क्रेडिट साइड पे ही, दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ, राशि। तो डेबिट साइड पे हम समस्त नगद प्राप्ति कैश रिसीव्ड को रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड पे हम नगद भुगतान कैश पेड को रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जितना भी इनकम होगा उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जितना भी एक्सपेंस होगा उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं साधारण रोकड़ बही से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, निम्नलिखित व्यवहारों को मेसर्स अलंकार स्टोर्स की साधारण रोकड़ बही में लिखिए। पहला लेन देन है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। दूसरा है नगद माल खरीदा। तीसरा है मशीन खरीदी, नगद माल बेचा, राम को माल बेचा, राम से रोकड़ मिली और उसे छूट दिया, हमने वेतन दिया। डेबिट साइड पे हम किसी भी खाते के बाद से लगाएंगे और क्रेडिट साइड पे किसी भी खाते के बाद को लगाएंगे। तो सबसे पहले जिसका रोकड़ बही बना रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे, मैसर्स अलंकार स्टोर्स की रोकड़ बही। अलंकार स्टोर्स की रोकड़ बही बना रहे हैं, उसके पास कितना रोकड़ आया और कितना रोकड़ गया। रोकड़ बही की एक और खासियत है, क्योंकि इसमें सारे नगद लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है तो इसमें उधार लेन देन को रिकॉर्ड नहीं करना है। उधार लेन देन को हम क्रय बही, विक्रय बही में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जब भी हम रोकड़ से व्यापार आरंभ करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होता है, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। तो रोकड़ के अपोजिट में क्या है, पूंजी खाता। इस पूंजी खाता किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है। इसको हम रोकड़ बही में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये रहा पूंजी खाते से। अमाउंट में लिख देंगे हम 10,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। 3 मार्च को नगद माल खरीदा, ये एक खर्च है तो खर्च को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमने क्रय किया और रोकड़ से भुगतान किया, इसलिए क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब रोकड़ के अपोजिट में क्या है, क्रय खाता। तो क्रय खाता की एंट्री ये डेबिट में है, रोकड़ बही में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रय खाता को लास्ट में को लिखना है। तो क्रय खर्च है, एक हमने खरीदा, माल खरीदा जिससे हमारे पास से कैश गए, तो ये खर्च है, खर्च को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है रोकड़ बही के।
मशीन खरीदी तो मशीन को खरीदने में भी खर्च हुआ, इसलिए मशीन खाता को 3000 रुपये। नगद माल बेचेंगे तो रोकड़ आएगा, इसलिए रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। अब रोकड़ के अपोजिट में किसकी एंट्री है? विक्रय क्या है? यहाँ पे इनकम है, आय है, और इनकम को किस साइड पे रिकॉर्ड करना है? रोकड़ बही के डेबिट साइड पे। क्योंकि ये जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए रोकड़ बही में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 11 तारीख का ट्रांजेक्शन है ये। विक्रय खाते से 1000 रुपये का सेल किया, विक्रय किया, जिससे हमारे पास से 1000 कैश या नगद आया। डेबिट साइड पे उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है जिसकी वजह से जिससे रोकड़ आ रहा है, और क्रेडिट साइड पे उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है जिसको भुगतान करने में रोकड़ जा रहा है। इसलिए जिससे आ रहा है उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और जिसको भुगतान करने में जा रहा है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे 18 मार्च का लेन देन है। राम को माल बेचा। अब राम को माल बेचेंगे, रोकड़ आएगा, और यहाँ पे उधार में बेचा है तो रोकड़ यहाँ पे मिला नहीं हमारे पास, तो इसलिए 18 तारीख की एंट्री नहीं होगी। उधार लेन देन को रोकड़ बही में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। राम से रोकड़ मिला, कितना मिला? 490। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 20 मार्च, राम से कितना रोकड़ मिला? 490 रुपये। 25 मार्च वेतन दिया। वेतन को भुगतान करने में खर्च हो रहा है, इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे 25 तारीख में वेतन खाता को कितना, वेतन को भुगतान करने में कितना गया? 200 रुपये गए, इसलिए 200 हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब कर लेंगे टोटल। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 11,490, और क्रेडिट साइड पे इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी हम टोटल कर लेंगे 5,000, 3,200, यानी 5-3 8,200। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जिस साइड पे कम होता है उसी साइड पे शेष या बैलेंस निकलता है। जिस साइड पे ज़्यादा है उसी अमाउंट से आप टोटल कर लेंगे। 11,490 और 11,490। 11,490 में क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल जिस साइड पे कम आ रहा था उसके टोटल को हम इस टोटल से माइनस कर देंगे। तो 11,490 में 5,000, 3,000 यानी कि 8,000 और 200 माइनस करने पे 3,290 शेष या बैलेंस मिल जाएगा, और इसी शेष को हम वापस ले आएंगे। शेष लाया गया क्योंकि ये 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो स्टार्टिंग कब होगा? 1 अप्रैल 2000 शेष लाया गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,290। एग्जाम्पल नंबर 2, कभी कभी आपको क्वेश्चन में कैश इन हैंड यानी रोकड़ हाथ में कैश बैलेंस या रोकड़ शेष दिया होगा प्रश्न में, तो ऐसे प्रश्न को देख के घबराना नहीं है। इसे हम डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं, शेष लाया गया हिंदी में लिखते हैं। तो जब भी आपको प्रश्न में रोकड़ हाथ में दिया हो तो रोकड़ बही यानी कैश बुक में डेबिट साइड पे शेष लाया गया के नाम से एंट्री कर देनी है। 5,610। बाकी सारे लेन देन एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही होंगे। तो आइए देखते हैं 2 खाने वाले यानी कि द्विस्तंभीय रोकड़ बही डबल कॉलम कैश बुक। अब ये डबल कॉलम में किस किस का डबल कॉलम होता है? रोकड़ और कटौती का, बैंक और कटौती का, और रोकड़ और बैंक दोनों का। कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट एंड कैश एंड बैंक कॉलम्स, ये तीनों अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे डबल कॉलम कैश बुक। तो आइए देख लेते हैं रोकड़ और डिस्काउंट कॉलम वाले कैश बुक का फॉर्मेट। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम एक अमाउंट साधारण रोकड़ बही में एक राशि का कॉलम बनाते थे, यहाँ पे 2 राशि का 2 अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, एक डिस्काउंट का और एक कैश का। डेबिट साइड पे भी 2 कॉलम और क्रेडिट साइड पे भी 2 कॉलम। 2 कॉलम के लिए एक कॉलम डिस्काउंट का, एक कॉलम रोकड़ का या कैश का। वैसे ही क्रेडिट साइड पे भी एक कॉलम डिस्काउंट का, एक कॉलम कैश या रोकड़ का।
तो आइए देख लेते हैं रोकड़ और डिस्काउंट यानी कि बट्टे कॉलम वाले रोकड़ बही कैश बुक। पहला लेन देन है हस्तस्थ रोकड़ या हाथ में रोकड़, जो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था। ये रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस है, तो इसे हम डेबिट साइड पे शेष लाया गया के नाम से एंट्री करेंगे। यहाँ पे भी डिस्काउंट का 2 कॉलम बन रहा है, एक डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड पे। पहला ट्रांजेक्शन है हस्तस्थ रोकड़ यानी हाथ में रोकड़, जिसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे शेष लाया गया। रोकड़ है तो इसलिए हम रोकड़ वाले कॉलम में 1500 की एंट्री कर देंगे। 2 मार्च सैन ब्रदर्स को 485 रुपये नगद चुकाए, उन्होंने 15 रुपये बट्टा दिया। कैश बुक में रोकड़ बही में भुगतान यानी कि एक्सपेंस की एंट्री हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और इनकम को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो डिस्काउंट भी 2 टाइप का होता है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड और एक डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होता है और डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्रेडिट साइड पे करनी है, क्योंकि जब हम एक्सपेंस करेंगे या तो फिर खर्च करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है उस एक्सपेंस के साथ। और डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ भी बेचेंगे या सेल करेंगे या इनकम होगा तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, देंगे, तो ये हमारे लिए खर्च है जिसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इनकम को भी हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और डिस्काउंट अलाउड को भी हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा लेन देन है सैन ब्रदर्स को 485 रुपये नगद चुकाए, ये खर्च है, इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। उन्होंने 15 रुपये का बट्टा दिया, ये बट्टा हमें मिला है, इसे भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 मार्च को आप लिखेंगे सेन ब्रदर्स को हमने 485 रुपये रोकड़ दिए और 15 रुपये का बट्टा मिला। नगद क्रय मतलब हमने खरीदा, जो कि एक खर्च है, इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 8 तारीख को लिखेंगे आप क्रय खाता को 250 रुपये। 11 मार्च मदन गोपाल से 882 रुपये नगद प्राप्त हुए और बट्टा दिया। यहाँ पे मदन गोपाल से प्राप्त हो रहा है, इनकम है, इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और हम बट्टा दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं डिस्काउंट, इसे भी हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 11 तारीख को मदन गोपाल से 882 रुपये रोकड़ मिला और बट्टा हमने दिया 18 रुपये का। तो यहाँ पे डिस्काउंट पे करेंगे, उसकी एंट्री करनी है, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री करनी है। डिस्काउंट पे कब करेंगे? जब हमें रोकड़ मिलेगा और हम बदले में डिस्काउंट देंगे, अलाउ करेंगे, उसकी एंट्री डेबिट साइड पे करनी है। और जब हम खर्च करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, रिसीव होगा, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्रेडिट साइड पे करनी है। 14 तारीख नगद बिक्री, यहाँ पे हमने बेचा, सेल्स किया, विक्रय किया, जिससे हमें 345 रुपये मिला, ये इनकम है, इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। किससे इनकम हो रहा है? विक्रय से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विक्रय खाते से कितना रुपये मिला? 345 रुपये, तो इसे हम रोकड़ में रिकॉर्ड कर लेंगे। 18 मार्च मिश्रा ट्रेडिंग कंपनी को भुगतान किया, ये खर्च है, इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 18 तारीख मिश्रा ट्रेडिंग खाते को कितना रुपये हमने भुगतान किया? 560 रुपये। 20 तारीख प्रकाश चंद से प्राप्त हुए 1287 रुपये 1300 रुपये के पूर्ण भुगतान में। इसका कहना है प्रकाश से 1300 रुपये मिलना था, लेकिन उसने एक्चुअल में 1287 रुपये का भुगतान किया, यानी कि उससे हमें मिलना था 1300, पर उसने कितना दिया? 1287 रुपये, यानी कि 13 रुपये की कमी आई, जो डिस्काउंट है। यहाँ पे हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो जो भी इनकम होता है उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। 20 मार्च किससे मिला इनकम? प्रकाश चंद्र से, इसीलिए लिखेंगे प्रकाश चंद्र से। कितना रुपये मिला? 1287 रुपये, और 13 रुपये का डिस्काउंट दिया हमने। ये 13 रुपये कैसे आया? 1300 में से 1287 को घटाने पे 1300 आ जाएगा, जो कि एक डिस्काउंट है।
25 मार्च मजदूरी चुकाई 70 रुपये, गाड़ी भाड़ा दिया 65 रुपये। 2 खर्च है यहाँ पे, तो इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। मजदूरी को भुगतान करने में 70 रुपये गया और भाड़े का भुगतान करने में 62 रुपये गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मजदूरी खाते को, भाड़े खाते को 62 रुपये। 29 मार्च रोकड़ राशि से मशीनरी खरीदा, यहाँ पे खर्च हो रहा है, इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। खर्च किसका भुगतान करने पे हो रहा है? मशीनरी का, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी खाता को। मशीनरी को भुगतान करने में कितना खर्च हुआ? 1800 रुपये। मदन गोपाल से रोकड़ प्राप्त हुई, ये इनकम है, इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 30 मार्च मदन गोपाल से कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पे लिखेंगे मदन गोपाल से कितना प्राप्त हुआ? 300 रुपये, इसे रोकड़ में एंट्री कर लेंगे। 31 मार्च किराया अदा किया, यानी किराए का भुगतान किया, यह एक खर्च है, इसीलिए इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 31 मार्च किराए खाते को, किसका भुगतान करने में खर्च हो रहा है? किराए का भुगतान, इसीलिए लिखेंगे किराए खाते को 50 रुपये जा रहा है। अब आखिरी में शेष निकाल लेंगे, लेकिन डिस्काउंट कटौती का कोई भी शेष नहीं निकलेगा, इसलिए कटौती का डेबिट बैलेंस को टोटल कर ले और क्रेडिट बैलेंस को टोटल कर ले। डेबिट साइड का हम टोटल निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल करने पे आ रहा है डेबिट का टोटल 4314 और क्रेडिट साइड के कैश का टोटल करेंगे तो क्रेडिट टोटल आ रहा है 3277। तो इसमें कंपेयर करेंगे बड़ा कौन, डेबिट साइड वाला, और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम आ रहा है तो बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे निकलेगा। जो बड़ा है उसी से हम टोटल कर लेंगे 4314 अब 4314 में माइनस कर लेंगे 485, 250, 500 ये 560 है, 70, 62 और 1800 और 50, ये सब का टोटल यानी कि 3277 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1037, शेष ले गए। तो ये था द्विस्तंभीय रोकड़ बही यानी डबल कॉलम कैश बुक, कैश विथ डिस्काउंट कॉलम। ये भी द्विस्तंभीय रोकड़ बही है, लेकिन यहाँ पे बैंक के साथ डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे हम। डबल कॉलम कैश बुक हैविंग बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स। तो देख लेते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। जो व्यापारी प्रतिदिन की रोकड़ी को बैंक में जमा करा देते हैं तथा सभी भुगतान बैंक द्वारा करते हैं, वे बैंक तथा कटौती खाने वाली रोकड़ बही बनाते हैं। जैसे ही फर्म को रोकड़ प्राप्त होती है, व्यापारी उसे बैंक में जमा करा देता है और इसे बैंक खाने वाली रोकड़ बही के डेबिट की ओर लिखते हैं और भुगतान करने पर इसे क्रेडिट की ओर लिखा जाता है। कटौती की प्रविष्टि उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार रोकड़ व कटौती खाने वाले रोकड़ बही में इससे पूर्व समझाया जा चुका है। सिमिलर है, सेम है, जैसा हमने पहले भी देख चुका है। एक व्यवसायी बैंक में प्रायः चालू खाता करंट अकाउंट ही खोलता है। बैंक चालू खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं देता, अपितु इसके विपरीत वह अपनी सेवाओं के बदले कुछ व्यय लेता है, जिसे बैंक व्यय यानी बैंक चार्जेस कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बैक साइड के क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, रोकड़ और बैंक कॉलम वाली द्विस्तंभीय रोकड़ बही यानी कि 2 कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम। 2 कॉलमनर कैश बुक बना रहे हैं जिसमें बैंक कॉलम होगा और कैश कॉलम होगा, रोकड़ और बैंक का कॉलम होगा। आज के इस व्यापारिक युग में व्यापारिक क्रियाओं के संचालनों में बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः सभी व्यापारी बैंक में खाता खोलकर अपने अधिकांश नगद लेन देन बैंक द्वारा ही करते हैं। चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से लेनदारों को देय राशि का भुगतान करना, देनदारों से भुगतान प्राप्त करना न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वरन रुपया गिनने में लगने वाले समय की बचत करने की दृष्टि से भी लाभप्रद है। इस तरह चेक व ड्राफ्ट नगद व्यवहारों का एक सुगम साधन है। अतः जब व्यवसाय में रोकड़ के साथ साथ बैंक के माध्यम से किए गए व्यवहारों का हिसाब भी रखा जाना हो तो रोकड़ बही में रोकड़ और बैंक दोनों के लिए अलग अलग स्तंभ बनाकर उक्त आवश्यकता की संतुष्टि की जा सकती है।
इस प्रकार तैयार की जाने वाली रोकड़ बही को रोकड़ व बैंक स्तंभ वाली द्विस्तंभीय रोकड़ बही भी कहा जाता है। तो इसका प्रारूप यानी फॉर्मेट देख लेते हैं बैंक और कैश कॉलम वाली कैश बुक का। सबसे पहले आता है दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ, राशि, बैंक, फिर यही सारी चीज़ें क्रेडिट साइड पे भी आएंगी, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, बैंक, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में भी अलग होंगी और क्रेडिट साइड पे भी आएंगी। तो ये देखते हैं डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में कौन कौन सा अमाउंट यानी कि कौन कौन सी एंट्री की जाती है। सबसे पहला है बैंक में खाता खोलते समय जमा की जाने वाली राशि या पिछली बकाया राशि, डेबिट शेष। सेकेंड है ग्राहकों से प्राप्त चेक, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर जिस दिन प्राप्त किए गए हैं यदि उन्हें उसी दिन बैंक में जमा किया गया है तो इनकी राशि लिखी जाती है। समय समय पर बैंक में जमा की गई रोकड़, प्राप्त चेक, ड्राफ्ट की राशि यदि इन्हें प्राप्ति तिथि के कुछ दिन बाद बैंक में जमा किया गया हो तो। पांचवा है बैंक द्वारा सूचना प्राप्त होने पर निम्नलिखित राशियाँ डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। पहला है बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज, बैंक द्वारा ब्याज, लाभांश आदि की संग्रहित की गई किसी ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा की गई राशि। तो इन सब चीज़ की एंट्री हम डेबिट साइड पे करते हैं बैंक कॉलम के। और बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी एंट्री होती है देख लेते हैं। बैंक अधिविकर्ष यानी कि क्रेडिट शेष अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। चेक द्वारा किए गए भुगतान, माल तथा संपत्ति के क्रय पर, व्यय के लिए तथा देनदारों को देय राशि का भुगतान करने पर। चेक द्वारा अगर हम लोग चेक से भुगतान करेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे किसी भी चीज़ को खरीदने में या तो एक्सपेंस को पे करने के लिए या तो फिर क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड पे करेंगे बैंक कॉलम में। थर्ड है कार्यालय उपयोग हेतु समय समय पर बैंक से रोकड़ निकालना, यानी कि हम लोग ऑफिस यूज़ के लिए कैश निकालेंगे बैंक से तो उसे भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकाली गई रोकड़, यानी कि ये हमारा पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ के लिए आहरण का एंट्री करते हैं। बैंक से सूचना मिलने पर या पासबुक देखकर निम्नलिखित राशि क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। पहला है बैंक द्वारा लगाया गया संग्रहण व्यय या अन्य कोई व्यय की राशि। दूसरा बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष पर ब्याज यदि क्वेश्चन में हो तो। तीसरा है बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से बीमा प्रीमियम, ब्याज आदि की भुगतान की गई राशि। चौथा है बैंक द्वारा जमा किए गए किसी चेक के अनादरण करने पर चेक की राशि। प्रति प्रविष्टियाँ या विमुख या उभय प्रविष्टियाँ या विपरीत प्रविष्टियाँ यानी कि उल्टी एंट्री, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। द्विस्तंभीय रोकड़ बही में लिखे जाने वाले व्यवहारों में अधिकांश व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें रोकड़ बही के डेबिट या क्रेडिट पक्ष में रोकड़ या बैंक खाने में केवल एक बार लिखा जाता है, किंतु कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोकड़ बही के दोनों पक्ष में लिखा जाता है। इसका प्रमुख कारण रोकड़ बही में रोकड़ खाता व बैंक खाता दोनों की उपस्थिति होती है। तो इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। ऐसे व्यवहार जिनसे दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं, रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में रोकड़ खाने में तथा क्रेडिट पक्ष में बैंक खाने में अथवा डेबिट पक्ष के बैंक खाने में तथा क्रेडिट पक्ष के रोकड़ खाने में एक साथ प्रविष्ट किए जाते हैं, यानी इसको बोलते हैं अपोजिट एंट्री। इसे हम क्वेश्चन बनाते वक्त समझेंगे। अतः रोकड़ बही व बैंक स्तंभों की राशि को एक साथ विपरीत दशा में प्रभावित करने वाले व्यवहारों को दर्ज करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टियाँ प्रति प्रविष्टियाँ कही जाती है। इन्हें विमुख प्रविष्टि या उभय प्रविष्टियाँ भी कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिसका विपरीत प्रविष्टि यानी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। बैंक में रुपए जमा करना, इस व्यवहार में बैंक खाते का डेबिट पक्ष तथा रोकड़ खाते का क्रेडिट पक्ष प्रभावित होता है। अतः त्रिस्तंभीय रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में बैंक स्तंभ में तथा क्रेडिट पक्ष के रोकड़ स्तंभ में संबंधित व्यवहार की राशि लिखी जाती है। तो बैंक में रुपए जमा करने की एंट्री क्या होती है। बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, कार्यालय प्रयोग हेतु बैंक से रुपए निकालना, यानी कि यहाँ पे इसकी उल्टी एंट्री। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बैंक में जमा कर रहे थे और यहाँ पे हम कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से पैसे निकालेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि रोकड़ खाता विकलन बैंक खाते से। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है
कैश बुक यानी रोकड़ बही में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश अकाउंट के नाम से, या तो फिर रोकड़ खाते कोल हिंदी में, और डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट या तो फिर बैंक खाते से। अब डेबिट साइड पे हमने टू बैंक अकाउंट करके रिकॉर्ड किया है, लेकिन अमाउंट जाएगा कैश में, और क्रेडिट साइड पे हमने कैश के नाम से रिकॉर्ड किया है, लेकिन अमाउंट जाएगा बैंक में। इसे विपरीत एंट्री कहते हैं। पूर्व प्राप्त चेक ड्राफ्ट बैंक में जमा करना। कभी कभी चेक ड्राफ्ट प्राप्त होने पर इन्हें उसी दिन किसी कारणवश संग्रहण हेतु बैंक में भेजना रह जाता है। इस स्थिति में इन्हें रोकड़ मानकर द्विस्तंभीय रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दिया जाता है। अतः जब इन्हें बैंक भेजा जाता है तो इसकी प्रविष्टि उसी प्रकार की जाती है जिस तरह रोकड़ बैंक में जमा करने पर की जाती है, अर्थात चेक ड्राफ्ट की राशि रोकड़ बही के डेबिट पक्ष के बैंक स्तंभ में और क्रेडिट पक्ष में के रोकड़ स्तंभ में लिख दी जाती है। उपयुक्त व्यवहारों की प्रति प्रविष्टि करने के पश्चात प्रविष्टि के सामने खाता पृष्ठ यानी कि लेजर फोलियो कॉलम में सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री का या वी या सही का संकेत लगा दिया जाता है। संकेत से यह ज्ञात हो जाता है कि यह व्यवहार की प्रति प्रविष्टि कर दी गई है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। रोकड़ बही का शेष निकालना यानी कि बैलेंस कैसे निकालते हैं देखते हैं। द्विस्तंभीय रोकड़ बही के राशि स्तंभ यानी कि रोकड़ स्तंभ व बैंक स्तंभ का शेष ज्ञात किया जाता है। शेष निकालने की विधि वही है जो साधारण रोकड़ बही की है। रोकड़ शेष सदैव डेबिट शेष ही होता है, किंतु बैंक शेष डेबिट या क्रेडिट किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बैंक से अनुबंध होने पर व्यापारी बैंक में जमा की गई राशि से अधिक राशि निकाल सकता है, जिसे हम बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। इस दशा में बैंक का क्रेडिट शेष भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं बैंक और रोकड़ खाने वाली रोकड़ बही से रिलेटेड क्वेश्चन या एग्जाम्पल। निम्नलिखित लेन देनों से दो खाने वाली रोकड़ बही बनाइए। रोकड़ हाथ में यानी कि ये दिया है रोकड़, इसका रोकड़ का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट शेष दिया हुआ है। बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक कॉलम का क्रेडिट शेष दिया हुआ है। माल क्रय किया ये व्यय है, इसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। माल बेचा ये इनकम है, इसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। रानू से रोकड़ मिली डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। रानू से रोकड़ मिली डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। बैंक में जमा किया ये आपका विपरीत प्रविष्टि प्रति प्रविष्टि है, कॉन्ट्रा एंट्री, इसे दोनों साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सोमू को चेक दिया ये खर्च है, इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम यानी कि रोकड़ बही रोकड़ और बैंक कॉलम के साथ। सबसे पहला है एंट्री रोकड़ हाथ में, ये डेबिट बैलेंस है, इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 1 मार्च को शेष लाया गया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शेष लाया गया, रोकड़ का शेष था तो रोकड़ वाले कॉलम में 5000 को रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक अधिविकर्ष ये बैंक का शेष है, क्रेडिट बैलेंस है, इसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। शेष लाया गया वो भी बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शेष लाया गया, बैंक कॉलम में लिख लेंगे 2000। माल क्रय किया ये एक्सपेंस है, ये खर्च है, इसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बाय परचेस अकाउंट यानी क्रय खाते को, अब हमारे पास से रोकड़ जा रहा है तो रोकड़ वाले कॉलम में 4000 को रिकॉर्ड कर लेंगे। माल बेचा, माल बेचेंगे तो एंट्री क्या होती है इसको, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। अब रोकड़ के अपोजिट में विक्रय है, जर्नल में ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन रोकड़ बही में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वैसे भी ये इनकम है। तो विक्रय खाते से या तो फिर टू सेल्स अकाउंट। रोकड़ कितना आया हमारे पास 3000। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है डायरेक्ट तो आप ऐसे जर्नल एंट्री करके भी इसको बना सकते हैं। रानू से रोकड़ मिली, यहाँ पे रानू से लिख देंगे डेबिट साइड पे क्योंकि यहाँ पे आय हो रहा है, इनकम हो रहा है, टू रानू अकाउंट। 6000 का रोकड़ मिला। बैंक में जमा किया है, ये एंट्री आपका कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि यहाँ पे बैंक और कैश दोनों एक साथ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसका एंट्री क्या होता है, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या करेंगे, बैंक डेबिट में है, जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कैश क्रेडिट पे है, ये जाएगा डेबिट में टू कैश। और मैंने आपको बताया था ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है तो इस एंट्री के आगे सी यानी कि कॉन्ट्रा शो कर देना है। अब यानी कि कैश लिखे हैं, रोकड़ लिखे हैं तो बैंक वाले कॉलम में अमाउंट को
एंटर करेंगे। बैंक लिखे हैं तो यहाँ पे कैश वाले कॉलम में अमाउंट को एंटर करेंगे। तो अब हम शेष निकालेंगे। पहले हम अमाउंट यानी कि रोकड़ खाने वाले कॉलम का शेष निकालेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं अमाउंट का। 5000 प्लस 3000 प्लस 6000 प्लस 2000, ये डेबिट साइड का टोटल 16000 आ रहा है। इसे मैं यहाँ पे रफ करने के लिए 16000 लिख दी हूँ। अब क्रेडिट साइड के कैश कॉलम का टोटल करेंगे तो ये 4000 और 4000 8000 आ जाएगा। शेष निकाल लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा बड़ा आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो जिस साइड पे कम आता है उसी साइड पे शेष निकलता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे शेष ले गए या तो फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 16000 में से 8000 माइनस करेंगे तो 4000 आ जाएगा हमारा शेष ले गए कैश बैलेंस या रोकड़ शेष। वैसे ही बैंक कॉलम का भी शेष निकाल लेंगे। तो बैंक के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2700। तो दोनों में से 4000 और 2700 में छोटा कौन? क्रेडिट साइड वाला। तो क्रेडिट साइड पे शेष निकाल लेंगे। 4000 से हम दोनों साइड पे टोटल कर लेंगे। अब इस 4000 में 2000 और 700 माइनस करेंगे तो शेष आ जाएगा आपका 1300। अब टोटल करने के बाद शेष को हम यहाँ पे ले आएंगे वापस। यहाँ पे शेष ले गए, यहाँ पे शेष लाया गया टोटल करने के बाद। तो रोकड़ शेष था हमारे पास 8000 और बैंक शेष है हमारे पास 1300। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही यानी कि 3 कॉलमदार कैश बुक भी ऐसा ही बनेगा, बस उसमें एक डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड हो जाएगा डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। और डिस्काउंट का शेष नहीं निकलता, बैलेंस नहीं निकलता, इसलिए वो ऐसा ही बनेगा 2 कॉलमदार की तरह, बस उसमें एक डिस्काउंट की एंट्री भी हो जाएगी, डिस्काउंट कॉलम भी ऐड हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट साइड पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।